नमस्कार, जय हिंद। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप भली भांति समझ चुके होंगे, जो कि हम पिछली क्लासों में आपको बता चुके हैं। और जिन्होंने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम बताने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। कभी कभी इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उनको छात्र कन्फ्यूजन होकर के पास्ट इंडेफिनिट में बना देते हैं या इसे पास्ट परफेक्ट में भी बना देते हैं। तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये तीनों कन्फ्यूजन वाले टेंस हो जाते हैं। तो आपका सारा कन्फ्यूजन यहाँ पर हम आज दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी और इस टेंस को आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर जो बेसिक प्रकार से समझाया गया है, हम उस प्रकार से खासकर हिंदी मीडियम के छात्रों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो ये टेंस क्या होता है और इससे किस प्रकार के भाव व्यक्त होते हैं, इसको हम बताएंगे। चूँकि कई टीचर्स इसको अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और छात्रों में कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं कि हिंदी में यदि ऐसी पहचान होना चाहिए तो ये टेंस होगा, और इस प्रकार से कोई पहचान आएगी तो इस प्रकार से हम वाक्य को बनाएंगे, इस टेंस के तहत बनाएंगे। तो हिंदी में जो भी पहचान दी गई है वो अपनी जगह पर सही है, और जो अंग्रेजी में सेंटेंस हम बनाते हैं वो अपनी जगह पर सही है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, उनको लेकर के हमारे शिक्षक लोग आपस में एक दूसरे की टांग खींचने का काम करते हैं, जबकि दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सही हैं। चूँकि इंग्लिश अंग्रेज़ों की भाषा है तो इंग्लिश में यदि समझा जाएगा तो वो ज़्यादा समझ में आएगी, तो इंग्लिश के हिसाब से वो अलग होगी, और हिंदी के हिसाब से समझा जाएगा तो उसमें कुछ कन्फ्यूजन भी हो सकते हैं और अपवाद भी हो सकते हैं। यदि उनको सही तरीके से समझा जाए तो वे अपवाद भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन इवेंट that happened in the past when result and connection being made to the present or exact time is not known। कहने का आशय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वह टेंस होता है जिसके अंतर्गत भूतकाल में घटित होने वाला कोई एक्शन या कोई घटना जो कि भूतकाल में ही हो जाती है, लेकिन उसका कनेक्शन या उसका प्रभाव प्रेजेंट यानी कि वर्तमान पर भी पड़ता है, या हम कहें कि इसमें कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया होता है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो हिंदी में इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हों, या आ है, ई है, ए है, या है, ये है और ए हैं इत्यादि होता है। यदि इनका सही सेंस के अनुसार उच्चारण किया जाए तो ऐसे शब्द क्रिया या वाक्य के अंत में आने पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं, लेकिन उसके साथ हमें अपना सेंस भी रखना होता है। तो कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जैसे मैंने चाय पी। अब इसका मतलब ये है कि आपने कोई चर्चा की, आप कहीं गए थे और आपने ये बताया कि मैंने चाय पी, यानी कि भूतकाल में आपके द्वारा ये कार्य किया गया। तो इसे हम कह देंगे आई टुक टी, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट की हो जाएगी। अब यदि हम अभी बैठे हुए हैं और अभी अभी आपने चाय पी है, और कोई साथी कहे कि आपने चाय ली है कि नहीं, तो आप कहेंगे मैं चाय पी चुका हूँ, या आप कहेंगे मैंने चाय पी ली है, यानी कि उसका संबंध वर्तमान से है। कहने का आशय अभी अभी मैंने चाय पी है। तो एक तरह से प्रभाव प्रेजेंट में पड़ रहा है। तो इसको हम
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत बनाएंगे। तो कहेंगे आई हैव टेकन टी। तो ये हमें खास अंतर ध्यान रखना होगा। अब इसको हिंदी में कोई कह दे मैंने चाय पी ली है, छात्रों में कन्फ्यूजन पैदा किया जाए कि है इसमें लगा है इसलिए हैव लगेगा और सेंस उसका पास्ट में है। तो है तो आपने लगा दिया ज़बरदस्ती, लेकिन है लगाने की आवश्यकता वहाँ नहीं थी, क्योंकि पास्ट की बात आप कर रहे हैं। तो वहाँ लिखोगे मैंने चाय पी ली, अर्थात आप पिछली बात बता रहे हैं कि मैं कहीं गया था और मैंने वहाँ चाय पी। तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में व्यक्त करेंगे। दूसरी बात, यदि कोई सेंटेंस है जिसमें चुका, चुकी, चुके, हैं दिया हो या आ है, ई है, ए है दिया गया हो और साथ ही उसमें कोई पास्ट टाइम दिया हुआ हो, जैसे लास्ट दिया हो, यस्टरडे दिया हो, एगो दिया हो, इस प्रकार से यदि टाइम दिया हो भूतकाल का, तो हम उसको भले ही हिंदी में चुका है, चुकी है, इस तरह से हम वाक्य को लिख के सामने प्रस्तुत करें, लेकिन उसका ट्रांसलेशन हमारा पास्ट इंडेफिनिट की भांति ही होगा। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सिंटैक्स वाक्यों के अनुसार किस प्रकार की होगी उसको हम लेकर चलते हैं। इसके बाद हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में अंतर को भी स्पष्ट करेंगे और आपके कन्फ्यूजन को भी दूर कर देंगे कि आप देखते ही समझ जाएंगे किसी भी सेंटेंस को कि हमें इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है या प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की जो सिंटैक्स होती है वो सदैव सब्जेक्ट से आरंभ होती है। तो सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर हैज या हैव लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन यदि सब्जेक्ट के रूप में ये आवें तो हम वहाँ पर हैव लगाते हैं, और यदि सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन का प्रयोग हो तो उसके साथ में हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव का प्रयोग करेंगे और इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा और कंप्लीमेंट होगा, अर्थात पूरक कहें इसको या अदर वर्ड्स कहें। तो ये हमारी सिंटैक्स हो जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब उदाहरण के रूप में हम एक उदाहरण यहाँ पर लेकर चलेंगे और उसी के माध्यम से हम चारों प्रकार के सेंटेंसों को प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है, उसने पत्र लिख लिया है या वह पत्र लिख चुका है। तो अब सिंटैक्स के अनुसार हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। ही, जैसे ही हैज रिटन या राइटन अ लेटर। आप कहें कि मैं पत्र लिख चुका हूँ, तो आई हैव राइटन अ लेटर। मोहन पत्र लिख चुका है, तो मोहन हैज राइटन अ लेटर। अब हम दूसरा सेंटेंस लेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। तो इसकी सिंटैक्स या स्ट्रक्चर होता है, ये भी सब्जेक्ट से ही शुरू होता है। तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव होता है, वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा जो कि हम बता चुके हैं, और प्लस इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा और कंप्लीमेंट होता है। तो जैसे मोहन पत्र नहीं लिख चुका है या मोहन ने पत्र नहीं लिखा है, तो हम कहेंगे मोहन हैज नॉट राइटन अ लेटर। उन्होंने पत्र नहीं लिखा है, तो दे हैव नॉट राइटन अ लेटर। ऐसे सेंटेंसों के साथ में कभी कभी यट या जस्ट या ऑलरेडी लगा हुआ होता है या रिसेंटली लगा हुआ होता है। यदि नहीं होता है तो कहीं ना कहीं रूप में जस्ट या ऑलरेडी या येट का भाव इनमें मिल सकता है। तो जैसे कि उसने अभी पत्र नहीं लिखा है या उसने पत्र नहीं लिखा है, तो इसका सेंस होगा कि अभी नहीं लिखा है, अभी अभी।
यानी वर्तमान के टाइम में। अब हम तीसरा सेंटेंस लेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार से बनते हैं, यानी एक होगा हमारा यस नो आंसर टाइप और दूसरा होगा हमारा WH वर्ड टाइप। तो यस नो आंसर टाइप आपको बताया गया है कि ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि क्या से आरंभ होते हैं। तो इसकी सिंटैक्स सदैव हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होती है। जिस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे हम अंग्रेजी में वाक्य के आरंभ में लिख देते हैं और वही हमारा क्या का सेंस या अर्थ देती है। तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं बनाते हैं जब हमारा वाक्य यस नो आंसर टाइप का होता है। कहने का आशय ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकें। तो इसकी सिंटैक्स होगी, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होगी और फिर सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कंप्लीमेंट होगा। जैसे क्या तुम पत्र लिख चुके हो, हैव यू राइटन आ लेटर। क्या वह पत्र लिख चुकी है, क्या उसने पत्र लिख लिया है। तो हम कहेंगे हैज ही रिटन आ लेटर और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलें। अब इंटेरोगेटिव के अंतर्गत दूसरा प्रकार का हम लेते हैं WH वर्ड टाइप। तो WH वर्ड टाइप ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर यानी वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि दिए होते हैं और इनकी अंग्रेजी अनुवाद करते समय किसी वाक्य की पहले लगाते हैं। जो भी WH वर्ड होगा, क्या होगा तो व्हाट हम वाक्य के पहले लिखेंगे, क्यों आएगा यदि वाक्य के अंदर तो हम व्हाई पहले लिखेंगे, कब आएगा तो व्हेन लिखेंगे। तो इसमें एकदम सिंपल इसका भी स्ट्रक्चर बन जाता है। तो WH वर्ड को हम पहले लिख देते हैं और फिर हम यस नो आंसर टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है सेम वही बना देते हैं, अर्थात WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी हैज और हैव में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार और प्लस सब्जेक्ट होगा और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस कंप्लीमेंट होगा। जैसे तुमने पत्र कब लिखा है, तो व्हेन हैव यू रिटन आ लेटर क्वेश्चन मार्क। अब देखेंगे हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, अर्थात नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों को। ऐसे वाक्य जिनमें कि प्रश्न पूछा गया हो साथ ही उसमें नकारात्मक भाव हो या नकारात्मक शब्द जैसे नहीं या कभी नहीं, कुछ भी नहीं, इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग किया गया हो। तो इसमें भी हम दो प्रकार के बनाएंगे, यानी यस नो आंसर टाइप और WH वर्ड टाइप। तो जैसे कि हमने यस नो आंसर टाइप इंटेरोगेटिव में बनाए थे सेम वही बना देंगे और इसमें केवल सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग कर देंगे। और इसी प्रकार से WH वर्ड का जब बनाएंगे तो उसमें भी सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग कर देंगे और इंटेरोगेटिव का जो WH वर्ड का हमने वाक्य बनाया था सेम वही रहने देंगे। कहने का आशय यस नो आंसर टाइप में हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, इसके बाद में सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट के बाद में नॉट आ जाएगा और नॉट के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा और कंप्लीमेंट हो जाएगा। और WH वर्ड में WH वर्ड हो जाएगा, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट और इसके बाद में हो जाएगा कंप्लीमेंट। तो इनके यदि उदाहरण लेना चाहें हम, क्या गीता ने पत्र नहीं लिखा है, तो इसका अनुवाद करेंगे हैज गीता नॉट राइटन आ लेटर। और WH वर्ड में कहेंगे तो हम हिंदी वाक्य को इस प्रकार से कहेंगे कि गीता ने पत्र क्यों नहीं लिखा है, तो व्हाई हैज गीता नॉट राइटन आ लेटर और क्वेश्चन मार्क को हम लगा देंगे। चारों प्रकार की जो वाक्य होते हैं उनकी सिंटैक्स हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस प्रकार से बनाते हैं। तो आप जिस प्रकार का भी सेंटेंस आपके सामने आ जाए बना सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके कन्फ्यूजन को।
तो कन्फ्यूजन के लिए सिंपली हमको याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में हमें वाक्यों में क्या मिले तो हम समझ जाएं कि इसे हमें इंडेफिनिट में बनाना है या इसे हमें परफेक्ट में बनाना है। हिंदी में उच्चारण चाहे चुका हो, चुकी हो, या आ है, ई है, ऐसा हो, या केवल या, ई, ए मिल जाए, तो इसकी हमें परवाह नहीं करना है। तो इन दोनों को समझने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक हमने आपके सामने प्रस्तुत की है, तो इसको आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए जो ट्रिक है उसको हमने संक्षेप में इली वाबू के नाम से जाना है, और दूसरा जो प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में ट्रिक हमने बनाई है उसको हम कहेंगे एनी जर्सिस, जो आपके सामने प्रस्तुत है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इली बाबू अर्थात ILYBAW और ट्रिपल O यानी OOO, तो जब भी हमें ये चीज़ें मिलें, यानी कि I का आशय होगा इन, L का आशय होगा लास्ट, Y का होगा यस्टरडे, और B का होगा बिफोर, और A का होगा एगो, और W का होगा व्हेन, और O का होगा ऑन, और O का होगा वंस, और O का होगा वन डे। तो जब भी हमें जैसे कहा जाए कि उसने कल पत्र लिखा है, और कहा जाए उसने पत्र लिखा, और कह दिया जाए उसने पत्र लिखा है, यानी हिंदी में हम ये 3 प्रकार से कह सकते हैं। तो उसने कल पत्र लिखा या उसने कल पत्र लिखा है, अब है कह दिया जाए या लिखा, तो हिंदी में शुद्ध रूप में होगा उसने कल पत्र लिखा। अब बोल दिया जाता है कि उसने कल पत्र लिखा है, तो ये है अशुद्ध हो जाएगा। तो जब हम हिंदी में अशुद्ध करेंगे और फिर कहेंगे कि हमारा ये टेंस होगा, तो हिंदी का भी दोष या गलती नहीं है, जो कि टीचर्स निकालते हैं कि है लग गया, ये हो गया, तो हमको इस प्रकार से कन्फ्यूजन होता है, नहीं बनेगा। तो सेंस तो उसको देखना है। तो इसमें कल यानी कि पास्ट टाइम दिया हुआ है, कल यानी यस्टरडे, तो उसने कल पत्र लिखा है या उसने कल पत्र लिखा, तो ये हमारा जब टाइम दिया हुआ है पास्ट, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखेंगे। तो ही रॉट आ लेटर यस्टरडे, ये हमारा सही सेंटेंस होगा, ना कि ही हैज रिटन अ लेटर यस्टरडे, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहीं से हम पूरा सेंस समझने की कोशिश करें। तो आई के रूप में जो दिया है, तो उसका हम उदाहरण यहाँ लेंगे, जैसे आई मेट हिम इन द कोल्ड या समर, तो मैं उससे ठंड में या गर्मी में मिला। अब एल फॉर लास्ट, तो लास्ट शब्द को हम लेंगे, तो इसका एग्जाम्पल होगा ही सस्पेंडेड लास्ट मंथ, तो यहाँ पर लास्ट का उपयोग हो गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। तो यस्टरडे, इसका एग्जाम्पल लेंगे, ही वेंट देयर यस्टरडे, यानी वह वहाँ कल गया। बिफोर, बिफोर, तो बिफोर का एग्जाम्पल होगा ही वेंट बिफोर 2 आवर्स, यानी कि वह 2 घंटे पहले गया। ए फॉर एगो, तो इसका एग्जाम्पल होगा कि इट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम एगो, ऐसा लंबे समय पहले या पूर्व हुआ। अब हुआ है कर देंगे, तो इसमें लॉन्ग टाइम लंबा समय दिया हुआ है, तो हम इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। और डब्लू यानी कि व्हेन, तो व्हेन डिड इट हैपन, यानी कि ऐसा कब हुआ। अब ओ के रूप में ऑन को लेंगे, तो ऑन का उदाहरण होगा आई केम बैक ऑन मंडे, मैं सोमवार को वापस आया, या मैं सोमवार को वापस आया हूँ,
जबकि हूँ गलत लगा दिया। लेकिन यदि हिंदी में इस तरह से लिखा मिल जाए तो हमें देखना है कि इसमें ऑन लगा हुआ, ऑन मंडे यानी टाइम दिया हुआ है कि मैं विगत सोमवार को वापस आया था, यानी आया था। अब आया था लग जाएगा तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट में पहुंच जाएगा, तो उसका सेंस अलग हो जाएगा। तो इसका शुद्ध हिंदी होगा मैं सोमवार को वापस आया। अब ओ का वंस, तो वंस के रूप में एग्जाम्पल है वंस आई सा अ लायन, यानी कि कथा कहानी कोई स्टोरी जब हम कहते हैं, सुनाते हैं, लिखते हैं तो प्रायः वंस या वन डे का उपयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी हम इंडेफिनिट का ही उपयोग करके वाक्य को बनाते हैं। इसी प्रकार से वन डे शी मेट मी, कि एक दिन वह मुझे मिली। तो इस प्रकार से आयली बाबू के नाम से इसको हम संक्षिप्त रूप में याद करने के लिए रख लेंगे, और जितने भी ये आयली बाबू वाले हमें वर्ड्स मिलते हैं तो उनको हमें पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाना होता है। और अब देखेंगे कि कौन कौन से कीवर्ड हमें मिलते हैं, तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट में ही ट्रांसलेट करके बनाएंगे। तो इसका हमने जो संक्षिप्त में आपको रूप बनाया है सभी कीवर्डों को मिला करके एनी जर्सिस, यानी ANYJURSES, एनी जर्सिस। तो सिर्फ ये याद करने के लिए है, ना कि इसका कोई सेंस है। तो ए का मतलब होता है ऑलरेडी, तो ऑलरेडी, और एन का मतलब होता है नेवर, और वाई का मतलब होता है येट, और जे का मतलब होता है जस्ट, और यू का मतलब होता है अप टू नाउ, और आर का मतलब होता है रिसेंटली, और एस का मतलब होता है सो फार, और ई का मतलब होता है एवर, और एस का मतलब होता है सिंस। तो जब ऐसे कीवर्ड्स हमको सेंटेंस में मिलते हैं तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में जैसे ऑलरेडी का एग्जाम्पल हम लें तो आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, यानी कि मैंने अपना काम पहले ही कर लिया है, यानी मैं अपना कार्य पहले ही कर चुका हूँ। अब इसे हम ये नहीं कहेंगे कि मैंने अपना काम पहले ही कर लिया। यदि ऐसा कहा जाए तो पहले ही दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है ऑलरेडी शब्द का उपयोग हुआ है, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाएंगे और हैव का प्रयोग करेंगे। अब जैसे कोई स्टूडेंट है, क्लास में आता है और उसने कहा कि मैं आ गया, तो अब ये अशुद्ध होगा हिंदी में। जब वो कहेगा कि मैं आ गया हूँ तो ये हमारा वो करंट में आ रहा है। अब ये पास्ट की घटना नहीं हुई, क्योंकि वो करंट से इसका रिजल्ट जुड़ा हुआ है, प्रभाव वर्तमान में पड़ रहा है। यानी पास्ट की ऐसी घटना जो हो तो गई है लेकिन उसका इम्पैक्ट या प्रभाव वर्तमान तक भी है। तो स्टूडेंट ने कहा कि मैं आ गया और आकर के वह सीट पर बैठ गया, तो ये बोलेगा कि आई हैव कम, यानी मैं आ गया हूँ। तो यहाँ ऐसा नहीं बोलेगा कि आई कैम, यानी कि मैं आया या मैं आ गया। अब देखेंगे नेवर का प्रयोग, तो आई हैव नेवर सीन द ताज, यानी मैंने कभी भी ताज नहीं देखा, यानी देखा है, तो है लगा देंगे तो हिंदी में भी शुद्ध हो जाएगा और अंग्रेजी में भी शुद्ध हो जाएगा। तो हिंदी का भी दोष नहीं है और अंग्रेजी का भी दोष नहीं है, तो इसके लिए झगड़ना छोड़ें। तो आई हैव नेवर सीन द ताज, यानी मैंने ताजमहल को कभी भी नहीं देखा है। अब येट का प्रयोग करें यदि, तो आई हैव नॉट सीन येट द ताज, या आई हैव नॉट सीन ताज येट, मैंने अब तक ताजमहल को नहीं देखा। तो येट यानी अब तक, यानी वर्तमान से भी संबंध है। ताजमहल तो नहीं देखा, पास्ट हुआ, लेकिन वर्तमान से भी संबंध है, तो येट लगा है तो हैव का प्रयोग हम या हैज का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार कर देंगे। अब जस्ट आ जाए तो भी हम कहेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का ही सेंटेंस बनेगा। आई हैव जस्ट केम फ्रॉम ग्वालियर, तो मैं अभी अभी ग्वालियर से आया हूँ। अब रिसेंटली शब्द आ जाए तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे रिसेंटली आई हैव सीन हर समवेयर, यानी हाल ही में मैंने उसे कहीं देखा है। अब ई यानी एवर, एवर का प्रयोग करेंगे तो
हैव यू एवर सीन द ताज, यानी क्या आपने कभी ताजमहल को देखा है। तो यहाँ एवर का उपयोग हो गया, तो इसमें भी हम हैव का प्रयोग कर देंगे। अब यहाँ ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के अनुसार हम हैज और हैव का प्रयोग करेंगे, केवल हैव का नहीं करेंगे। तो यहाँ आई का उदाहरण लिया है, तो आई के अनुसार हमारा हैव प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा ये अंतर स्पष्ट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आपका कन्फ्यूजन भी समाप्त हो गया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।